दिसंबर 2019 में वुहान के एक डॉक्टर ने एक मरीज की डेड बॉडी की जांच की। जांच में जो उन्होंने देखा उसने उन्हें हैरान कर दिया। मरीज की स्प्लीन और लिम्फ नोड्स पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। यानी वायरस सिर्फ फेफड़ों पर नहीं बल्कि शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी हमला कर रहा था। यह नुकसान किसी आम जुकाम या निमोनिया में कभी नहीं होता। उस डॉक्टर ने फौरन हायर अधिकारियों को इमरजेंसी रिपोर्ट भेजी, लेकिन जवाब में उन्हें सिर्फ एक हुक्म मिला, यह रिपोर्ट पूरी तरह मिटा दो और इस बारे में किसी को मत बताना। हम सभी जानते हैं कि वायरस की शुरुआत वुहान से हुई थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शुरुआती दिनों में ही कुछ डॉक्टरों को पता चल गया था कि यह वायरस सिर्फ एक साधारण फ्लू नहीं है। फिर भी दुनिया को महीनों तक इसकी असली गंभीरता क्यों नहीं बताई गई? आखिर उस रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा था जिसे छिपाना जरूरी समझा गया? और अगर उस समय दुनिया को सच पता चल जाता तो क्या लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती थी? दोस्तों, कोरोना वायरस शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में 2020 की त्रासदी आती है, लेकिन यह वायरस कोई नई चीज नहीं है। 20वीं सदी के 1960 के दशक में वैज्ञानिकों ने पहली बार उन वायरस की खोज की थी जो इंसानों को संक्रमित कर सकते हैं और जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर मुकुट जैसी संरचना दिखती थी। लैटिन भाषा में मुकुट को कोरोना कहते हैं, इसलिए इस परिवार का नाम कोरोना वायरस पड़ा। इनमें से ज्यादातर वायरस बहुत हल्के होते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन में कम से कम एक बार किसी न किसी कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं, जो सामान्य जुकाम जैसी मामूली बीमारी का कारण बनता है। लेकिन इसी परिवार के कुछ सदस्य बेहद घातक हैं। साल 2003 में सार्स-कोव नाम का वायरस चीन में फैला, जिसकी मृत्यु दर करीब 10% थी। साल 2012 में मेर्स-कोव नामक वायरस ने मध्य पूर्व में कहर बरसाया, जिसकी मृत्यु दर 30% से भी ज्यादा थी। यानी मेर्स से संक्रमित हर 3 में से एक व्यक्ति की मौत हो जाती थी। लेकिन इन वायरस की खासियत यह थी कि ये इतनी तेजी से नहीं फैलते थे। हालांकि 2019 में आया नया वायरस सार्स-कोव-2 ने इन दोनों के खतरनाक गुणों को एक साथ मिला दिया। यह सार्स की तरह तो जानलेवा नहीं था, लेकिन मेर्स की तुलना में यह 100 गुना तेजी से फैलता था। दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है और शायद इसका जवाब आज तक पूरी तरह से नहीं मिला है कि यह वायरस आया कहां से। लेकिन वैज्ञानिकों ने जेनेटिक सीक्वेंसिंग के आधार पर कुछ मजबूत सुराग ढूंढे हैं। जब वैज्ञानिकों ने इस वायरस के पूरे आरएनए को पढ़ा तो उन्होंने पाया कि यह चमगादड़ में पाए जाने वाले एक कोरोना वायरस से 96% तक मेल खाता है। इसका मतलब है कि इस वायरस की उत्पत्ति संभवतः चमगादड़ों में हुई है। चमगादड़ वायरसों का एक विशाल भंडार है। उनमें सैकड़ों प्रकार के कोरोना वायरस होते हैं, लेकिन अरबों सालों के सह विकास के कारण ये वायरस चमगादड़ों को बीमार नहीं करते। अब सवाल ये है, चमगादड़ से वायरस इंसानों तक कैसे पहुंचा? वैज्ञानिकों को लगता है कि इसके लिए एक मध्यवर्ती मेजबान की जरूरत होती है। जैसे सार्स के लिए सिविट बिल्ली और मेर्स के लिए ऊंट मध्यवर्ती मेजबान थे। सार्स-कोव-2 के लिए शुरुआती संदेह पेंगोलिन पर गया, क्योंकि इन जानवरों में पाया जाने वाला वायरस इस वायरस से काफी मिलता जुलता था। हालांकि पेंगोलिन वायरस इस वायरस से 90 से 92% ही मेल खाता है, जो यह साबित करने के लिए काफी नहीं है कि यही मुख्य स्रोत था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वायरस किसी अन्य जानवर, शायद कुत्तों या मिंक में से हुआ होगा। चीन के वुहान के हुआनान सी फूड मार्केट की तरफ भी उंगलियां उठी, जहां जंगली जानवर बेचे जाते थे। लेकिन बाद में पता चला कि वहां के कुछ शुरुआती मरीजों का इस बाजार से कोई संपर्क नहीं था। यानी वायरस कहां, कब और कैसे पहली बार इंसानों में आया, यह आज भी एक रहस्य है। ये एक जटिल पहेली है जो वैज्ञानिकों को आज भी हैरान किए हुए हैं। दोस्तों, ये वायरस संरचना में बहुत छोटा है, लगभग 100 से 120 नैनोमीटर, लेकिन यह छोटा कत्लेआम मचाने के लिए काफी था। ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। इसके चारों ओर एक प्रोटीन कोट कैप्सिड होता है और उसके ऊपर एक लिपिड की परत होती है। इसी लिपिड परत से वे विशेष स्पाइक प्रोटीन निकलते हैं, जो इसे राजा का मुकुट जैसा आकार देते हैं। ये स्पाइक प्रोटीन, जिसे एस प्रोटीन कहते हैं, इस वायरस की सबसे खतरनाक चाल है। हमारे शरीर की कोशिकाओं के बाहर एक रिसेप्टर होता है जिसे ACE2 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 कहते हैं। यह रिसेप्टर आमतौर पर हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का काम करता है, लेकिन SARS-CoV-2 का स्पाइक प्रोटीन इस ACE2 रिसेप्टर पर एक चाबी की तरह फिट बैठता है।
जैसे ही ये वायरस हमारे फेफड़ों, हृदय या आंतों की कोशिकाओं तक पहुंचता है, वह इस ताला को खोलकर कोशिका के अंदर घुस जाता है। एक बार अंदर घुसने के बाद यह अपने आरएनए को हाईजैक कर लेता है और हमारी कोशिका को वायरस की फैक्ट्री में बदल देता है। कोशिका इस आरएनए का उपयोग करके हजारों नए वायरस बनाने लगती है। ये नए वायरस कोशिका को फोड़कर बाहर निकलते हैं या फिर बडिंग प्रक्रिया के द्वारा बाहर आते हैं और अन्य कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। यह प्रक्रिया फेफड़ों में जाकर साइटोकाइन स्टॉर्म नामक एक भयानक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पैदा करती है, जहां हमारा इम्यून सिस्टम वायरस को मारने की कोशिश में हमारी ही स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करने लगता है। इसी कारण मरीजों को सांस लेने में तकलीफ होती थी और उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी।